भिवानी के मेडिसिन मार्केट स्थित ओम ड्रग हाउस प्रांगण में शुक्रवार को दवा विक्रेता संघ द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एफडीए के अधिकारियों द्वारा दवा विक्रेताओं को दवाओं के रखरखाव व उनके उचित प्रयोग हेतु विक्रय के लिए बहुमूल्य जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रदेश के उप राज्य औषधि नियंत्रक राजेंद्र हरनाथे, हिसार जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी रमन चौरान व औषधि नियंत्रण अधिकारी ग्रोवर ने भी आपने बात की जो चर्चा की जानकारी दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राइस कंट्रोल करना ताकि मैक्सिमम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे दवाइयाँ मिलें गुणवत्ता के साथ। ये भी सरकार का बहुत बड़ा काम है। तो इसका उद्देश्य है कि कोई भी अफोर्डेबल प्राइस से वंचित ना रहे जब वह दवाई खरीदने जाता है। तो केंद्रीय सरकार के अंदर जो एनपीपीए है उसने एक सिस्टम डेवलप किया है और हर डिस्ट्रिक्ट पे ये सिस्टम ऑपरेट करेगा। इसका नाम है PMRU। क्योंकि ये एक नया सिस्टम है प्राइस की मॉनिटरिंग के लिए, और ये PMRU हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा लेकर कि क्या वायलेशंस हैं, क्या नहीं है, क्या डिफ़िकल्टी हैं डीलर्स की या मैन्युफैक्चरर की, जिसकी वजह से प्राइस की पॉलिसी नीचे तक लागू नहीं हो पाती या उसमें कमी रह जाती है। वो फीडबैक देंगे थ्रू स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। तो इसलिए इनको सेंसिटाइज करने के लिए, इनको जागरूक करने के लिए कि ऐसा सिस्टम शुरू हो रहा है और वो जो है इसमें आश्चर्य ना महसूस करें और कोऑपरेट करें PMRU के साथ भी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ भी, और हर एक का कर्तव्य है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करें। तो ये एक हेल्पिंग आर्म है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू NPPA टू इम्प्लीमेंट अफोर्डेबल प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स। सर, ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर जो मेडिसिन आती है कुछ दिन के बाद साल्ट बदल जाता है, उसके रेट फिर बढ़ जाते हैं, तो इस पे कैसे नियंत्रण होगा? इस पे कंप्लीट नियंत्रण तो आज भी है। जब सॉल्ट बदलता है तो अलग दवाई है, ये नहीं है कि वो पिछली उस पर चलेगी। अलग दवाई के लिए मैन्युफैक्चरर को दोबारा से NPPA से परमिशन लेनी पड़ती है। सर, कम्बिनेशन में सब में कम्बिनेशन में एक यही तो दिक्कत है कि एक साल्ट आज आया उसका प्राइस कितना है, वो नीचे आता ही एक्ट में आएगा। कम्बिनेशन में एक नई मेडिसिन आएगी तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसकी कोई यूटिलिटी है कम्बिनेशन की जो कि पहले कम्बिनेशन के बराबर नहीं थी, तो जो जांच कमेटी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टीयरिंग कमेटी बनाती है, वो उसको पहले स्टडी करती है क्या ये एडिशन डालने से सचमुच इसका कोई नया लाभ है कि नहीं। अगर नया लाभ नहीं है तो DTBA उसको परमिशन देती नहीं, उसकी लाइसेंसिंग होती नहीं, वो दवाई बनती है। अगर कोई नया उसमें लाभ है तो फिर DTBA अपनी रिकमेंडेशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में DCGI उसको अप्रूव कर देता है और वो 4 साल तक न्यू ड्रग रहती है। अब क्योंकि ये कम्बिनेशन पहले नहीं था तो NPPA को वो अप्लाई करेगा कि अब मैंने ये नया कम्बिनेशन बनाया है, इसके लिए मुझे जो अप्रूवल प्राइस दी है वो अपनी प्रपोज करेगा, पर NPPA अपनी कैलकुलेशन करेंगे और फिर वो नोटिफाई कर देंगे कि इस दवाई, इस कम्बिनेशन, इस डोजेज फॉर्म में। हर डोजेज फॉर्म की अलग अलग नोटिफिकेशन आती है, हर स्ट्रेंथ की अलग अलग नोटिफिकेशन आती है। ये नहीं है कि सेम सॉल्ट है, उसका टीका है तो उसका भी प्राइस सेम है, गोली है तो प्राइस सेम है, कैप्सूल है तो प्राइस सेम। तो प्राइसिंग जो है फुल्ली अंडर कंट्रोल अब भी लागू है। बातें नीचे क्योंकि केमिस्ट को पता नहीं होता कि हमें कैसे पता चले इसकी प्राइस चेंज हो गई है, ये मेन मुद्दा रहा है। और ये फीडबैक लेने के लिए और भी जितने इशू हैं, ये PMRU का सिस्टम शुरू किया है जो कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर जिसको देखेगा, और इससे रिलेटेड एक कोऑर्डिनेटर, 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर और 2 डाटा ऑपरेटर हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए जाएंगे। कौन करने वाला तैनात? SDC विद द हेल्प ऑफ NPPA, और वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ सर्वे करेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो क्वालिटी इशू पे टच नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस पे ही टच करेंगे, सो दैट कि NPPA के पास रियल पिक्चर आए कि कानून में कोई कमी है, बताने में कमी है, करने में कमी है। और जितने डीलर्स हैं ये पहले से ही सचेत रहें कि ऐसी एक्टिविटी शुरू हो गई है और वो इसमें कोऑपरेट करें। जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है दें, तो इट विल बी द बेनिफिट टू द पब्लिक एट लार्ज, मासेस को बहुत लाभ होगा। चौरान साहब, जीवन रक्षक दवाएँ हैं जैसे
मधुमेह, कैंसर, तो इन दवाओं को लेकर समय समय पर शोर मचता कि प्राइस ज़्यादा हो गए, कम हो गए, तो उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा? जीवन रक्षक जो दवाएं हैं जो डीपीसीओ में कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इसकी प्राइस फिक्स करती है और बड़ी कम हुई है अभी। कैंसर दुख की दवाइयाँ उनके रेट बहुत कम हुए हैं, चाहे स्टंट है उसके रेट बहुत कंट्रोल हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट इसको डीपीसीओ में लेकर के इसको कंट्रोल कर रही है और इसको हम इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। ड्रग विभाग है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करता है। स्टंट की और जिन दवाओं के दरें नियंत्रित की गई हैं, क्या उन दरों पर आम आदमी मिल पाते हो? बाजार में नहीं गायब हो जाती दवाइयाँ? स्टंट जो है आम मार्केट में मिलने वाली चीज़ तो है नहीं। ये जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे लागू है। कोई भी हॉस्पिटल उस प्राइस जो फिक्स की है उससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकता। कोई आपके ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। आपके आता है तो आप हमें बताएं, और डीपीसीओ का खुला उल्लंघन है, उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर बार बार आप लोग भी जागरूक करते हैं, सरकार भी जागरूक करती है कि जो दरें निर्धारित हैं स्टंट के लिए, जीवन रक्षक दवाओं के लिए, उसी पे खरीदें और उसी पर दवा विक्रेता बेचें। लेकिन आमतौर पर जिन दवाओं की दरें कम हो जाती हैं वो बाज़ार से गायब हो जाती हैं और उसका सब्सिट्यूट आता है कुछ महीने बाद, जब आदमी आम आदमी परेशान होता है तो उसके दरें आसमान पर होती हैं। इस तरह की एक दो बात पहले आई है, ठीक है आप कहते हो, लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो तुरंत हमारा पीछे जैसे अभी कोविड के अंदर दी दवाइयाँ तो हमने कंट्रोल किया है तुरंत। जिस तरह से अपने जो इंजेक्शन इसमें पीछे लगे थे, एम्फोटेरिसिन है, तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है जो दवाई बना रहा है उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उससे बच नहीं सकता, वो बनाएगा, उसके ऊपर कंपलसरी रहेगा, उसके ऊपर ड्रग डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और हमने अवेलेबल कराई भी है। इतनी शॉर्टेज होते हुए भी हमने, हमारा अम्बाला का मैन्युफैक्चर था उसको स्पेशली उसने दिया और उसने बड़ा सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और ऐसी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी जब किसी लाइफ को बचाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और मेरा अनुरोध भी है मैन्युफैक्चर से ऐसी स्थिति में वो हमारा सहयोग करें और जितनी भी ज़िंदगी बचाएंगे उनका भी फायदा है। गौरव साहब, जीवन रक्षक दवाओं की बात होती है या आमतौर पर खांसी जुकाम की जो सामान्य दवाएं हैं उनकी बात होती है, वो तो बाज़ार में मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ दवा विक्रेता ऐसे हैं, शहर में भी हैं, अलग अलग इलाके में आपके उसमें भी होगा, तो वो जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं, मेरा सीधा इशारा नशे के और जो ये गर्भपात की किट वगैरह होती हैं इन पर, तो उन पे चेक कैसे लगेगा? मैंने अभी पहले भी बताया, अभी बताता हूँ, जो भी नशे की दवाइयों का सेल परचेज करेगा, विभाग सख्त है, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम आए दिन यहाँ पे रेड करते रहते हैं, पुलिस के साथ भी, पुलिस के बगैर भी। मैंने यहाँ रहते हुए 10-12 केस तो पिछले 3 साल में बनाए हैं और इनके लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनको कड़ी चेतावनी है, सरकार इसमें बिल्कुल सख्त है। किसी को भी गैर कानूनी कार्य, पर्टिकुलरली नशे और एमटीपी में नहीं बख्शा जाएगा। थोड़ा साहब एक बात है कि आज हर आदमी मानसिक तनाव में है, तो निश्चित रूप से उसे रिलैक्स होने के लिए दवा की ज़रूरत है। भिवानी में हालत ये है कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी नर्सिंग होम में डॉक्टर मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट सफ़र करता है, उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन पुरानी होती है, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम उसको एक रात गुजारने के लिए तो दवाई मिल जाए। नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम दे रहे हैं। अगर किसी को ऐसी कोई समस्या होती है, और मेरे को भी कई बार फ़ोन आते हैं, पिछले कोविड में मुझे बहुत सारे फ़ोन आए और हमने अवेलेबल करवाई है, आगे भी हम करवाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और केमिस्टों को भी हम थोड़ा इस बारे में और सेमिनार करेंगे, इनको समझाएंगे। जागरूकता भली है, हम आपने बताया पुलिस भी सख्त होगी, बिल्कुल, और दूसरे विभाग भी सख्त होंगे, और आपका विभाग तो शुरू से ही देख रेख करता है, तो अगर थोड़ा सा चेक उन सोर्स पे लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास इनकी लिस्ट बनी हुई है और अब हम इनके ऊपर आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ये जो आयोजन किया गया है, इसका मकसद क्या है? आज हमारे फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भिवानी ने एक ये वर्कशॉप के लिए एक प्रोग्राम रखा है, सेमिनार है इक्वल टू। इसमें जो नॉर्कोटिक ड्रग हैं ख़ास तौर से, उसके बारे हमें गाइडलाइन देंगे, उसके बारे हमें विस्तार से बताएंगे। आज हमने सारे रिटेलर जो भिवानी के मेन रिटेलर हैं, जो ये मेडिसिन बेचते हैं, तो उनको बुलाया है
हमारे ऑफिसर साहबान भी अभी चंद मिनटों में आने वाले हैं, तो हमें जैसी भी गाइडलाइन देंगे। भिवानी केमिस्ट एसोसिएशन तो पहले भी ड्रग एक्ट से बाहर जाती ही नहीं, जैसे हमें गाइडलाइन मिलती है उसके अनुसार ही हम चलते हैं। भिवानी के सब ठीक ठाक है, जैसे भी वो हमें गाइडलाइन देंगे हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। तो ये बैन मेडिसिन है या दवा विक्रेता दे सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब किताब रखना पड़ता है? नहीं नहीं, ये बैन मेडिसिन नहीं है। ये कुछ लोग जो नशा करते हैं इनको गलत यूज करते हैं, इसलिए सरकार इनको कहती है भाई इनको ना इनका सेल परचेज का रिकॉर्ड पूरा रखा जाए, मतलब जितनी आप परचेज करते हो डॉक्टर की पर्ची पे बेचा जाए। बैन इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है। आज ये जो जागरूकता शिविर था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या प्रतिबंधित दवाओं पर रोक लगाना था या आम दवा विक्रेता को जागरूक करना था? ये वर्कशॉप का आज जो ग्रोवर साहब, शिवरान साहब या हरना साहब हमारे उसको आए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो ये बैन ड्रग या NRX मेडिसिन है वो ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेचें और उसका हिसाब रखें। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो दवाई आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वही दवाई आप सेल करें। अगर आप अपने बच्चों को दवाई नहीं दे सकते तो वो दवाई आप ना बेचें। उसके लिए उन्होंने हमें इस तरह से गाइड किया। मेरा सवाल तो ये कि आज हर आदमी मानसिक दबाव में है, डॉक्टर अक्सर उनको दवाई लिखते हैं कि वो रिलैक्स हो जाएं, और वो दवाएं केमिस्ट कभी तो दे देते हैं। अब भिवानी में हालत ये है कि रात को 9 बजे के बाद किसी भी नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं मिलता, तो ऐसे पेशेंट को कहीं ना कहीं राहत तो चाहिए। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर उसके पास एक जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन है और विद इन टाइम की है तो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई बेचने में कोई वो नहीं है, क्योंकि जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसको दवाई मिलनी भी चाहिए। और जो जहाँ तक मिसयूज़ का है तो उसको बल्क में ना दे के उसको उतनी दवाई दी जाए जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसको उससे एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दी जाए। तो अक्सर तो हर शहर में ये प्रचलन है कि युवा नशीली दवाओं के पीछे भागते हैं, वो गलत रास्ते भी अपनाते हैं उसके लिए। तो ऐसे में कैसे चेक लगेगा? ऐसे में जो केमिस्ट भाई हैं वो अपने पास उस प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखें और उस जो दवाई वो सेल कर रहे हैं वो उसी पर्सन को दें जिसको उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट लगती है। नौजवान है या और कोई ऐसा लगता है भी हाँ जी ये इसका मिसयूज़ करेगा, तो उसको बिल्कुल भी वो दवाई ना बेचें। और उसके लिए हमारे ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप जो इस तरह की दवाइयां हैं उनका सेल परचेज रिकॉर्ड रखिए, और जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके लिए आप खुद उत्तरदायी हैं अगर वो किसी मिसयूज़ में पाई जाती है तो। दीपक जी, आप तो होलसेल मेडिसिन्स का काम करते हैं, तो जो दवाएं प्रतिबंधित की गई हैं जी सर, कहने के लिए, तो अगर आपके पास कोई लेने आएगा तो उसका लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा? मैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपको कुछ कह सकूं। मैं शुरू से ही चाहता था, जब से मैं दवाइयों का काम करना चाहता था, कि मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बच्चे नशे के कारण ख़राब हुए, कोई सुसाइड कर गए, कोई कैसे। तो मैं शुरू से ही चाहता हूँ कि सिर्फ जो डॉक्टर दवाई लिखे और जिसे ज़रूरत हो सिर्फ उसे ही दी जाए। अननेसेसरी पैसे का लालच देख के आप लोग ये ना करें। जो दवाई आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो दूसरे के बच्चों को क्यों देते? नहीं, सवाल तो है कि जो होलसेलर रिटेलर हैं, हाँ जी, उनके पास नशीली दवाओं बेचने के लाइसेंस इशू होते हैं उनके नाम। हाँ जी, जो NRX का जिनके पास लाइसेंस है वही दवाइयाँ सेल करते हैं। मेरे पास NRX का लाइसेंस भी नहीं है और मैं सेल भी नहीं करता दवाइयाँ। ना मैं कंपनीज़ हैं मेरे पास, ना मैं कंपनी से परचेज़ करता और ना ही मैं सेल करता हूँ। जिनके पास NRX का लाइसेंस है वे सेल करते हैं, और आगे उनके पास रिटेल में जिसके पास NRX का लाइसेंस है शायद उन्होंने उनसे कॉपी ले रखी होगी, तभी वो उनको बिल काट के और दवाइयाँ प्रोवाइड करते हों। नहीं, सवाल तो ये है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो तो वाजिब है, लेकिन बिना लाइसेंस के जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ भी कोई जागरूकता होनी चाहिए ना। बिना लाइसेंस के जो दवाइयाँ बेचते हैं वो तो वैसे भी गैर कानूनी है। उसके लिए हमारा ड्रग डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, हम लोग जागरूक हैं। हम खुद कहते हैं
कि भैया दवाइयाँ मत बेचो ऐसी। तो बहुत से लोग हैं जो अब बिल्कुल भी ये काम नहीं करते। धीरे धीरे उम्मीद है कि हमारा शहर भी अच्छा गिना जाएगा, हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छे स्वस्थ रहेंगे, नहीं नशे का प्रयोग करेंगे। भिवानी में जो युवा हैं उन पे पोटेंशियल है, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की का जज्बा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पिछले 2-4 साल में लग रहा है कि नशा उन बच्चों को ख़राब कर रहा है। इसीलिए ये अवेयरनेस का जो हुआ है, आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, वो इसीलिए ही हुई है कि हम सब लोग जागरूक होंगे तो ही आगे हमारा शहर जागरूक होगा, आगे केमिस्ट भाई जागरूक होंगे। वो नहीं करेंगे, इसीलिए ही कहा जा रहा है कि जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई हो, डॉक्टर ने कहा हो, और जिसे ज़रूरत हो सिर्फ उसे ही दी जाए। क्या लगता है आज की जागरूकता का कितना असर होगा केमिस्ट भाइयों पे? अगर हम सब मिल के चलेंगे, मैंने बचपन में एक छोटे से बच्चे को देखा था, वो बस के आगे पेड़ गिरा हुआ था, तो पहले कोई नहीं जा रहा था, एक बच्चा आया, उसने उस बस से उतरा और पेड़ को धक्का लगाने लग गया। ये सबको पता था कि ये बच्चे से पेड़ नहीं हिलेगा, लेकिन जैसे बच्चा गया तो एक और साथ आ गया, फिर वो चलने लगा, एक और साथ आ गया, एक 80 साल का बुजुर्ग सबसे पहले उठ के आ गया उस बच्चे के साथ, कह रहा कि मैं धक्का लगाऊंगा। ऐसे देखते देखते सब सही हो गया, वो पेड़ हट गया और बस भी अपने रास्ते से निकल गई। तो उम्मीद है कि कुछ सुधार बिल्कुल मुमकिन है। कुछ नहीं, पूरा का पूरा 100% सुधार होना चाहिए हमारे शहर का। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।